जहाँ तक थायरिस्टर की बात है, तो थायरिस्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है वो बेसिकली, हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा जाएगा, तो ये बेसिकली एक 4 लेयर डिवाइस और जहाँ तक बात रहा इसके VI कर्व का, में जो रिवर्स पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट सेम आता है, जैसा आपका PN डायोड का आता है ना, वैसा रिवर्स तो इसका सेम आता है। जस्ट इसका जो फॉरवर्ड पार्ट है ना वो कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। ठीक है, बाद में ये पैरेलल हो जाएगा। आपका ऑप्शन मतलब लगभग पैरेलल होता है। ये जैसा रिवर्स ब्रेकडाउन होता है वैसा ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो बहुत छोटा वाला जो है वो आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट कहलाता है, ठीक है। ये जो आप छोटा सा गैप देख रहे हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा करंट नज़र आ रहा है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आप देख पा रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, मैक्सिमम वोल्टेज की जा सकते हैं फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम पे हमें यहाँ पे करंट मिल रहा है ना, तो दैट इज नोन एज लैचिंग करंट। यहाँ पे जो करंट का वैल्यू आएगा और जब ये सैचुरेशन हो जाता है, इसका मतलब कहने का करंट एकदम शार्प राइज करने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड ऑन स्टेट, ठीक है। तो ये इसके ग्राफ का फुल डिस्क्रिप्शन है इसका। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन है दो चीज़ों पे बेस्ड है। ये रेडिएशन का जो थ्योरी है ना उसके ऊपर बेस्ड है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को याद कीजिए, ठीक है। तो द वन लॉ इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वो क्या कहता है कि हमारा जो एक रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू E A सिग्मा T के पावर 4। यानी कि सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी अगर A को भी इधर ले आए तो डेल्टा U बाई A डेल्टा T, ये जो है ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के पावर 4, ठीक है ना। और सेकेंडली जो हमें एक लॉ पता होता है वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ हमें क्या बताता है कि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल इनटू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी देखिए कि बैटरी जैसे पुराना होता है तो क्या होता है कि उसका वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप करता है कहने का मतलब है कि जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस पावर कंज्यूम कर रहा है मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो कम हो जाएगा, मतलब जो टेम्परेचर है आपके फिलामेंट का वो ड्रॉप कर जाएगा। इज दैट ओके? इसमें तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर हमारा सर्च लाइट पुराना हो जाएगा, फ्लैश लाइट अगर हमारा पुराना हो जाएगा तो उसका जो बैटरी है उस बैटरी का EMF ड्रॉप कर जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा तो पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट और द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टर वो कम हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है V²/R होता है। पावर होता है अपना V²/R, जहाँ पे R हमारे फिलामेंट का रेसिस्टेंस है। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो हमारा पावर जो है पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट वो कम हो जाएगा।
अच्छा, पावर कम हो जाएगा तो जो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो टेम्परेचर है उसका, फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाएगा। इतना तक समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, अगर टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ड्रॉप करेगा, है कि नहीं? तो टेम्परेचर ड्रॉप करने का नतीजा ये होगा कि हमारा इंटेंसिटी ड्रॉप कर जाएगा। और दूसरा बात कि लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल जो है, सबसे प्रोमिनेंट वेवलेंथ जो है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो जो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल है उसका वेवलेंथ जो है वो ऊपर जाएगा। तो ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? ऑब्वियसली रेड साइड का होता है, रेड साइड का होता है। तो मतलब हमारा लाइट जो है वो वाइट से येलो, ऑरेंज, रेड इसके तरफ शिफ्ट करता चला जाएगा, ठीक है? और इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। कलर चेंजेस टू रेड, कलर जो है वो रेड के तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। ये दोनों चीज होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द कलर चेंजेस टू रेड एंड इंटेंसिटी ड्रॉप्स, दोनों बातें। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? di/dv नहीं बताएगा ना? इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? di/dv विच विल बी इक्वल टू 1/r। v/i r होता है, हालांकि इसको डायनामिक रेसिस्टेंस कहना चाहिए, r डायनामिक कहना चाहिए। तो जो डायनामिक रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? dv/di, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट, dv/di होता है। अच्छा खैर, हमारे पास जो ग्राफ है वो I वर्सेस V का है और इसका जो स्लोप होगा वो di/dv बताएगा और di/dv 1/, डायनामिक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कि अगर हमारा रेसिस्टेंस RD ये निगेटिव हो जाए, अगर हमारा डायनामिक रेसिस्टेंस निगेटिव हो जाए तो कहने का मतलब है कि हमारा जो di/dv होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। Do you agree? Do you agree? अब देखिए, इस रीजन में जो कहीं पे भी आप टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट ऐसा आएगा और इस रीजन में अगर आप कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट ऐसा आएगा। अभी देखिए, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखना है, हाँ, ये एंगल बना रहा है थीटा। ये है एक्यूट, ये है ऑब्ट्यूस, ठीक है? तो इधर आपका स्लोप क्या है? निगेटिव है। इधर आपका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? tan थीटा, इसका tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसका tan थीटा निगेटिव होगा, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। स्लोप मतलब क्या? di/dv जो होगा वो निगेटिव होगा, मतलब rd जो होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि डायनामिक रेसिस्टेंस जो है वो इस रीजन में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसमें निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो हमारा रीजन है ABC, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A से B के रीजन में हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। इसका ओके? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं बोल रहा हूँ हमें तो नेगेटिव, हमें बड़ा छोटा कंपेयर नहीं करना है ना, हमें तो ये देखना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूँ कि अगर -4 निगेटिव है तो 1/-4 भी तो निगेटिव ही होगा। तो अगर di/dv निगेटिव है मतलब क्या? 1/rd निगेटिव है, मतलब rd भी निगेटिव है। लॉजिक समझ रहे हैं? मतलब I हैव प्रूव्ड कि 1/-4 निगेटिव है और इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि -4 निगेटिव। ये इसका जो रेडियस था वो स्मॉल r था और लेंथ जो था वो L था, ठीक है? बाद में इसका लेंथ तो बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो, और रेडियस इसका छोटा हो गया, फाइन। इसका अब जो है वो रेडियस हो गया स्मॉल r/2 और लेंथ लेटर्स से L प्राइम हो गया, ठीक है? तो इनिशियल सिचुएशन में जब हम लोग बोल रहे हैं कि इसका रेसिस्टेंस R है तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? रो इंटू L/A, दैट वाज R, करेक्ट ना?
and A obviously was pi small r square. Is that okay? अच्छा, नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? नया रेसिस्टेंस r प्राइम विल बिकम रो इंटू एल प्राइम बाई ए प्राइम, और नया जो एरिया आया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4. सही है? पाई, लेकिन एल प्राइम नहीं पता है. एल प्राइम नहीं पता है, एल प्राइम पता कर लेते हैं. क्या बोलेंगे? कुछ भी हो जाए इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगा ना. तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं और बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम पहले था पाई आर स्क्वायर इंटू एल, बाद में हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल प्राइम. सही है? पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एल प्राइम इज इक्वल टू एल इंटू 4. इज दैट ओके? एल प्राइम की जगह एल इंटू 4 डाल दीजिए. ये हो गया रो इंटू 4l बाई पाई आर स्क्वायर, और ये जो ओवर 4 है इसको भी ऊपर दे दीजिए इंटू 4. सही है? तो हमारा जो आर प्राइम है 4 4 जा 16 टाइम्स रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर इज द इनिशियल एरिया एंड दैट वाज रो एल बाई ए इज आर. तो आर प्राइम इज इक्वल टू 16 आर. हमारे पास एक सर्किट जिसमें एक रो में ऐसे m सेल्स और ऐसे हमारे पास टोटल n रो. इज दैट ओके? कहने का मतलब है डॉटेड लाइन मतलब ऐसा कंटिन्यू हो रहा है. कहने का मतलब है कि एक रो में हमारे पास m सेल, ठीक है, और ऐसे हमारे पास टोटल n रोज है. सॉरी, हाँ ठीक है, n रोज. इज दैट फाइन? एक रो में m सेल है और ऐसे ही आइडेंटिकल हमारे पास n रोज है, और मुझे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पता करना है. तो हम लोग बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और बोलेंगे कि इससे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक रो में m सेल है और हर एक सेल का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो आपके पास m सेल है. इसका मतलब हर एक रो को अगर आप इक्विवेलेंट सेल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बदलना चाहते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा m इंटू r और इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा m इंटू E. इज दैट फाइन? और ऐसे आपके पास कितने हैं टोटल? n रोज. तो कहने का मतलब है कि सेम ME EMF का सेल और MR इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल, ऐसा कितना सेल? टोटल n सेल पैरेलल में लगा हुआ है. इज दैट ओके? तो पैरेलल में E इक्विवेलेंट कितना होता है? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 सो ऑन. उस चीज को पहले लिखिए, ME बाई MR E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 सेम चीज रहेगा, ME बाई MR प्लस E3 बाई R3 सेम चीज रहेगा. मतलब ऐसा ही चलता रहेगा कब तक? n रोज है, तो सो ऑन n टाइम्स. डिवाइडेड बाई क्या होता है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन. तो लिख दीजिए 1 बाई MR प्लस 1 बाई MR, सबका सेम है, सो ऑन कितना बार? n टाइम्स. इज दैट ओके? तो ये कितना हो गया? जरा देखिएगा ऊपर वाला कितना हो गया. अगर n टाइम्स हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये n इंटू दिस थिंग हो जाएगा. कहने का मेरा सीधा मतलब है दिस थिंग विल टर्न आउट टू बी n टाइम्स ME बाई MR डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा n टाइम्स 1 बाई MR. इज दैट ओके?
क्या देख रहे हैं आप, n से n कैंसिल हो गया, mr से mr कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m n e। और अगर हम लोग 1/r इक्विवेलेंट की बात करें, ये हो जाएगा 1/mr प्लस 1/mr प्लस सो ऑन n टाइम्स। कहने का मतलब ये हो जाएगा n/mr एंड देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू mr। तो ये पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो पहले तो आपने ये समझ लेना है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में m और n का वैल्यू डालना है। चलिए, तो हमारे पास क्या बोला है, एक रो में, एक हॉराइजॉन्टल रो में कितने हैं आपके पास, 5000। तो m का वैल्यू कितना है, 5000 और n ऐसे कितने रोज हैं, 100। एक सेल का ईएमएफ कितना दिया है, 0.15 और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.25। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट पता करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई हमारा E इक्विवेलेंट जो है वो होता है M इंटू E, है ना। तो M कितना, 5000 इंटू E कितना, 0.15, ये कितना हो गया, 750 वोल्ट, सही है, समझ रहे हैं ना। ओके, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया, mr/n। m का वैल्यू कितना है, 5000, R का वैल्यू कितना है, 0.25 और n का वैल्यू कितना है, 100। ये डबल जीरो गया, ये कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये 100 हो गया, ये जीरो गया, 25 5 जा 125, यानी कि 12.5 ओम आ गया। इज दैट ओके? ओके, आर एक्सटर्नल जो है वाटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बताया गया है, 500 ओम। नेक्स्ट पेज पे लिखा है उसके बाद 500। तो अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन गया कि वो जो ईल वगैरह है उसका एक ही सेल, एक ही ईएमएफ मान लीजिए, और वाटर का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 500 ओम, यानी कि ये 500 ओम है, ये आपका 12.5 ओम है और ये आपका 750 ओम। इज दैट ओके? तो करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट विच इज 750 बाय कैपिटल R विच इज 500 प्लस स्मॉल r which is 12.5. So it is 750 divided by 512.5. So it is coming as 1.46. So approximately 1.5. So that is the thing.